नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों हम 2019 के सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल हमने पेडागोजी सेक्शन देखा था और दोस्तों आज ईवीएस का सॉल्व करेंगे दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू मतलब एज इट इज़ आ जाते हैं और पेडागोजी सेक्शन को छोड़ दिया जाए दोस्तों तो सारे क्वेश्चन जितने भी ईवीएस में हैं वो सारे एनसीईआरटी 1 से लेके जो 5 तक का जो आपका सेक्शन है उसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट पिछले बार में जितना भी करवाया हुआ है, जो वो थ्योरी हो या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये काफ़ी थोड़ा सा बस लंबा है लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिया है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो 19:45 है इसका मतलब क्या हुआ, ये 7:45 शाम की बात कर रहा है, पीएम। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद से दिया हुआ है, चूंकि ये 29 तारीख से बैठा है तो नवंबर में 30 का महीना होता है तो इसको दिसंबर मतलब ये 29 नवंबर को शाम में बैठा है तो दोस्तों 30 तक इसको 24 घंटे लग जाएंगे। आप इसी तो जोड़िए, शाम में अगर जो कोई व्यक्ति 29 तारीख को बैठा है ट्रेन में और पहुंच रहा है 1 दिसंबर को तो 30 मतलब आज शाम में बैठा 29 को तो फिर 30 तारीख जब आएगी नवंबर के शाम तक तो उसको 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। फिर 24 घंटे शाम तक पूरा हो गए, फिर अगले दिन जो 7:45 होगा जिस टाइम से, तो वो हो जाएगा आपका 36 घंटा। और दोस्तों आज 4 घंटे इधर 7 से और 11:45 तक 15 मिनट इधर और 45 मिनट उधर, तो कितना हो जाएगा टोटल उसको 40 घंटे। दोस्तों 40 घंटे की यात्रा कर रहा है ये। और क्या पूछ रहा है, ट्रेन की औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र होता है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपका कुल दूरी कितनी है 40 और स्पीड कितना चल रहा है दोस्तों 21 किलोमीटर की यात्रा वो तय किया है टोटल, तो हो जाएगा 2120 बटा 40। तो 10 से 10 कट जाएगा, 4×5=20 और एक इसमें आ जाएगा दोस्तों 4×3=12, मतलब आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन क्या हो रही है, स्पीड चल रही है, मतलब उसकी औसत चाल 53 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब दोस्तों इसको नॉर्मल समझिएगा, ये बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा टाइम किलिंग होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सुनीता विलियम्स भी एनसीईआरटी में है, क्लास 3 के मैंने बताया भी था आपको, थ्योरी में पढ़ाया भी था कि सुनीता विलियम्स को भी दिया है। तो सुनीता विलियम्स सबको पता है दोस्तों, ये क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली और सबसे ज़्यादा दिन तक रुकने वाली महिला है। इनका तो संबंध किससे है दोस्तों, स्पेस से है, मतलब ये क्या है, एस्ट्रोनॉट है, तो इनका संबंध स्पेस से है। बछेंद्री पाल माउंटेनियर हैं, आपको ये भी पता है, पर्वतारोही हैं। ये क्या है दोस्तों, पर्वतारोही। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, ये पर्वतारोही हैं। सूर्यमणि नहीं दिया, सूर्यमणि क्या है ये दोस्तों, वो जो जंगल में बच्चों को पढ़ाती हैं, घुमाने के लिए लेके जाती है जंगल में दोस्तों, ये एक क्या बोलते हैं, जनजाति महिला में से एक थी ये, इनका भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। आपका वेट लिफ्टर कौन है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी, इनका दिया हुआ है। आपको मैंने बताया भी था कि कर्णम मल्लेश्वरी का गांव कहाँ है, कितना वेट उठाती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये हर बार ये क्वेश्चन बनकर आता ही आता है और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। तो 62 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 4। नेक्स्ट है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। आपको थोड़ा भी पता होता है दोस्तों तो आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चुकंदर, आलू, अदरक। आपको पता है आलू जड़ से होता है, अदरक भी है, चुकंदर भी है। चुकंदर भी देखे होंगे, आपको खरीदने जाते होंगे दोस्तों तो नीचे उसका जड़ उसी तरह साफ दिखता है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही था, चुकंदर, आलू और अदरक। गाजर सही था, अदरक भी सही, लेकिन हल्दी इसमें वो नहीं होता है दोस्तों, ये जड़ नहीं होती है, तो इसमें ये गलत था। शकरकंदी, मूली, हल्दी, तो मूली जड़ है, हल्दी शकरकंदी भी, लेकिन हल्दी जड़ नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है,
गाजर, चुकंदर, मूली, तो इसमें गाजर क्या है आपका, वो नहीं है, जड़ नहीं है दोस्तों, तो इसमें नॉर्मल सी बात थी ये। अगला है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है दोस्तों, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के 5th का जो एवीएस का जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, साफ उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसमें साफ दिया हुआ है दोस्तों। इसलिए बोलता हूं दोस्तों एनसीईआरटी आप पढ़िए, सीटेट कवर हो जाएगा पूरा, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे ईवीएस का। नेक्स्ट है हमारा, ये भी दिया हुआ है दोस्तों, मैंने बताया था कि नेपथीन्स है, पीचर प्लांट जो है ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। देखिए लगातार कितने क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। दिया है नेपथीन्स वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय के नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। दिया यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है दोस्तों, एज इट इज एग्जाम में एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है, एकदम एज इट इज उतार के उसे दे दिया दोस्तों। अगला है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और ये इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल ही सही बात है, उसका ऐसा मुंह होता है दोस्तों, ऐसे, और एक पत्ती से ढका होता है, तो ये दोनों तो सही है। उसके बाद दिया है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं उसे बाहर नहीं निकल पाते दोस्तों, ये गलत है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर क्या करता है, ये भी गलत है। इसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, कथनों विचार कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में थी। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आपको सबको पता है कि गांधी जी ने साबरमती से आश्रम से अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, तो आपको सबको पता है दोस्तों, तो ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है दोस्तों। अगर ये सिनकोना नहीं दिया होता, अगर ये सिनकोना नहीं दिया होता तो उच्च ज्वर तो मियादी बुखार में भी होता है, चिकनगुनिया में भी होता है, डेंगू में भी होता है, लेकिन इसने ये दे दिया सिनकोना। तो आपको पता है कि सिनकोना जो है, जो पेड़ की छाल से जो दवा बनाई जाती है, किसकी दवाई बनाई जाती है दोस्तों, वो होती है मलेरिया की दवा। सिनकोना पेड़ की छाल से किसकी दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा की बनाई जाती है। इसी से क्लियर हो जाता है दोस्तों, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किसी डॉक्टर का घर एक्स अक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो दोस्तों जब कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये आपका हो गया क्या, नॉर्थ मतलब उत्तर, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट मतलब पूर्व, और ये आपका हो गया दोस्तों वेस्ट। यहाँ से डॉक्टर को आप चलाइए एक्स अक्ष मान के, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। और इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, यही आंसर था इसका। आप नॉर्मल इसको करेंगे तो हो जाएगा। ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ईजीली आ जाते हैं। नेक्स्ट है, चेराओ नाच कहाँ के लोगों को करता है दोस्तों। तो ये आपका चेराओ जो नाच है ये आपको कहाँ होता है दोस्तों, मिजोरम में होता है, और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो सूर्यमणि जिस चैप्टर में बताया गया है कि उसको जंगल शुरू से ही पसंद था, उसको बाहर भेजा गया, वो जनजाति की महिला थी, उसी में ये इसकी जिक्र हुआ है इस डांस का, चेराओ डांस का। वो मिजोरम से ही संबंधित महिला थी वो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मिजोरम। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो आपको पता है दोस्तों इस साइड तमिलनाडु है, तो पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए केरल, तो दोस्तों केरल यहाँ पे आपका आ जाएगा। केरल कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, मतलब पश्चिमी घाट में है केरल, और ये आपका पूर्वी घाट में है आपका तमिलनाडु। तो दोस्तों तो ये तो उसी तरह गलत हो जाएगा। अब महाराष्ट्र भी आपका पश्चिम में ही है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ इसमें कहाँ आ रहा है दोस्तों, इसको काट दीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्तों केरल जो है ये पश्चिम घाट है, इसलिए इस सबसे सटीक क्या बैठ रहा है दोस्तों, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक आपका क्या है, निकटवर्ती राज्य हैं आप। नेक्स्ट है हमारा कि एनसीएफ, अब देखिए यहाँ से पेडागोजी सेक्शन स्टार्ट हो दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसको मार्क लेके दोस्तों, क्या पूछ रहा है, नहीं होना चाहिए। देखते हैं, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है,
अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। चलिए कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन देखते हैं आगे। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। अब देखिए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। और इसमें दिया है दोस्तों, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से संज्ञानात्मक, गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो दोस्तों बच्चा छोटा है, क्लास 5th का है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 साफ बोलता है कि आप बच्चों को अनुभव दीजिए, मूर्त में दिखाइए। जैसे मान लीजिए किसी पौधे के बारे में बताना है, तो बच्चे को उस पौधे को क्लास में जाकर दिखा सकते हो आप कैसा पौधा होता है। तो दोस्तों ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहना कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो गलत चूंकि नहीं पूछा था दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो दोस्तों मैंने जब पहली बार सीटेट का क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि छोटे बच्चों को फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाता है, विज्ञान और अन्य विषयों में कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, उसका सेपरेट विषय नहीं है। 3rd से ईवीएस स्टार्ट होती है प्राइमरी लेवल में। तो इसमें दिया है कि विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, तो बिल्कुल उसी तरह गलत है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को नहीं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को नहीं, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को एक में कंबाइन करके विज्ञान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दिया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही पूछ रहा है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा, मत 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से स्टार्ट होती है, 1 से 5 तक नहीं, तो उसी तरह आप देखते ही काट दीजिए इसको। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा, गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं इसको। अगला है 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों हमारा सही ऑप्शन मिल गया, यही सही है। ये गलत है क्योंकि 2 में नहीं होता है, 3 और 4 में पढ़ाया जाता है। मैंने बताया था, ये भी बताया था आपको, 1 से 2 में भाषा गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया ही नहीं जाता दोस्तों, ये भी गलत है। क्या होगा, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 और 2 में कैसे पर्यावरण पढ़ाया जाता है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। और इसमें दिया है दोस्तों कि 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को गणित के माध्यम से पढ़ाया, जी नहीं, तो इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के सिखाने के लिए, 1 मिनट मैं साफ कर दूं उसको। अगला है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह अध्ययन का इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो ये तो गलत है दोस्तों, याद वाली बात मैंने बताया तो पहले ही गलत कर दी जाएगी। सेकेंड है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन अशिक्षण केंद्रित है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बाल केंद्रित जब आ गया तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब गलत है, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों, पर्याप्त समय दिया तो ये इंगित करता है कि पर्यावरण क्या है, बाल केंद्रित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि थीम बताई थी मैंने, 2 थीम मुख्य है
उसके अंदर सब थीम भी बताया था मैंने, 6 मुख्य थीम बताया था, उसके बाद से सब थीम भी बताया था दोस्तों। तो पर्यावरण, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी हमको। फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, ये मुख्य थीम है, मेन थीम है। भोजन भी क्या है, मेन थीम है। वो ये भी बताया था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी मेन थीम है। लेकिन उसमें जानवर दोस्तों क्या, ये आपका सब थीम है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, प्रकरणों को का उपकरण है, तो क्या है दोस्तों, ये आपका सब थीम है, सब थीम है ये। तो आपका ये अब याद, ये सब थीम से दोस्तों हर बार क्वेश्चन आता है, उसको जरूर देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित करना। है दोस्तों असूत्र हटा दीजिए। क्या वांछनीय गतिविधि पूछ रहा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? एक एक डील करते हैं। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना दोस्तों, एनसीएफ 2005 भी बोलता है कि बच्चे क्या है, सक्रिय भाग लेने पर जोर देता है दोस्तों। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों ज्ञान की संरचना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक दोस्तों, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। और क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा कोई मतलब नहीं। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी और सी। सॉरी, इसको किसी को कर दिया हूँ क्या मैं, एक मिनट। ये आपका सही है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये सी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बी और सी आपका सही है। 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताएं दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली, तो दोस्तों आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो कहानियों के माध्यम से उस बिल्कुल आएंगे। तो पहले देखिए ए ऑप्शन सब में है, जिससे काम में चलेगा। फिर देखते हैं, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करेंगे तो बच्चा कुछ नहीं समझेगा, उसको छोटा बच्चा उसे नहीं पता। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, बिल्कुल ये होना चाहिए। तो और क्या है दोस्तों इसमें आपका ये हो गया कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली दोस्तों एक निगेटिव वर्ड है, इसको हटाइए पहले आप। यहाँ पे देखिए वृत्तांत, कहानियाँ। तो दोस्तों कहानियाँ किस माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है, छोटे बच्चे हैं कहानियों से इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे दोस्तों। तो ए हो गया आपका। तो ए ऑप्शन किस में है दोस्तों, ए और बी, कहानियाँ, वृत्तांत और कहानियाँ। और डी कहाँ गया आपका, कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ए बी और सी, ए बी और सी। तो आपका ये आपका हो जाएगा। वृत्तांत भी हो सकता है, मान लीजिए आपके साथ कोई अनुभव मिला हो आपको, आप बच्चों को बता सकते हो कि मैं इसे गया था, ये पेड़ देखा चाहिए, मतलब जैसा कोई भी पर्यावरण की बातें आप बता सकते हो। तो ये है दोस्तों, तो ए बी और हमारा सही है, केवल ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने की प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना बिल्कुल है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना बिल्कुल है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो दोस्तों क्या कह रहा है, जानवरों का अवलोकन उनका चित्र बनाने को प्रेरित करता है। तो बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना तो है, बी भी है। तो दोस्तों और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा अब सारा ऑप्शन क्या है आपका सही है। बच्चा आर्ट बनाएगा किसी जानवर का तो उसका कला भी विकसित होगी। बच्चों में सृजनात्मकता का कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहा है। अब बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकसित होगा, मतलब उसके अंदर अच्छा बनाएगा तो उसको अच्छा लगेगा कि मतलब कुछ मैंने अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसके तीनों को विकास होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए बी और सी। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन को
में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। चलिए इसको देखते हैं, सब ऑप्शन पढ़ेंगे। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। हाँ, तो ये तो बात सही है, जिसको बोलते हैं क्या दोस्तों, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम जिसको बोलते हैं। जब सारे बच्चे अपने पीयर्स ग्रुप बना के अपने में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल सही है, दोनों में बच्चे का विकास होता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर, बिल्कुल आप बच्चे एक साथ सीखेंगे तो में सामाजिक सौहार्दता बढ़ेगी, एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकेंगे, एक दूसरे के से सहयोग कर सकेंगे, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होगा, तो ये भी सही है। अब क्या है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पूरा कराने में सहायता, पाठ्यक्रम को पूरा कराने में कोई बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो बी और सी। और इसमें क्या दिया, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, तो ये गलत, कोई प्रभावशाली युक्ति नहीं दोस्तों, तो केवल क्या इसमें बी और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? प्रभावशाली, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, तो दोस्तों ये सही है, ये भी सही है। कक्षा भी सही, लेकिन समाचार पत्र, बच्चे छोटे बच्चे समाचार पत्र नहीं पढ़ते दोस्तों, ए बी सी देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, तो थर्ड में है। उसी तरह ये एलिगेट मेथड से बैठा दे तो, क्योंकि छोटे बच्चे समाचार पत्र नहीं पढ़ते दोस्तों, परिवार के सदस्य से सीख सकते हैं, समुदाय के सदस्य से सीख सकते हैं, ए और कक्षा में जो टीचर पढ़ाएगा उसको देख कर सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सीखने के कौन सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से अमूर्त, तो दोस्तों वैश्विक स्थानीय छोटा बच्चा है वो कहाँ जाए, उसको बताओगे आप कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ओक नामक ट्री है, चाहे यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका में, तो बच्चा नहीं देखा हुआ है, वो नहीं जानता, तो उसको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो ये गलत है। अमूर्त, जो बच्चा अमूर्त से मूर्त चलता है दोस्तों, अमूर्त से मूर्त नहीं चलता है, जो बच्चा देखा हुआ है उसको, जो डेली लाइफ से रिलेट है उसको बताइए, तब बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, तो ये भी नहीं है। जो अज्ञात से ज्ञात, जो बच्चा जानता है उसको फिर कैसे बताओगे, तो ये भी गलत है दोस्तों, तो इसमें एक ही ऑप्शन बच जाता है, ज्ञात से अज्ञात। जो पहले वो जानता है उसे, उसके बारे में बताइए, जिसको रोज देखता है, रोज गाय को देखता है, नीम के पेड़ को देखता है, इस सब को बताइए, गाड़ी को देखता है, जो उसने अपने आंखों से अनुभव किया हुआ है, देखा, उसको जल्दी समझेगा वो बच्चा, जो डेली लाइफ से रिलेट कर पाएगा, इसलिए क्या चलेगा दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो दोस्तों वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, कर्म निर्धारण मापनी, पोर्टफोलियो। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं, तो वर्णन अभिलेख, कर्म निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों पोर्टफोलियो क्या होता है जानते हैं, कि पूरे बच्चे का डाटा उसमें लिया जाता है, तो ये तो होता है, कर्म निर्धारण मापनी भी है, क्रम निर्धारण मापनी, बिल्कुल ये दोस्तों रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। आप क्रम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? वर्णन अभिलेख है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, अपने बच्चा ने कितना प्रोग्रेस किया है ये समझ में आता है, पोर्टफोलियो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन ये समझ नहीं आता, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के, दोस्तों ये आपको आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन दूर करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका, मैं कोई बता सकता है कैसे आएगा, लेकिन ये कोई कहे कि नहीं इसी में से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, नहीं, ये सीटेट जो है ये अपने पास से क्वेश्चन दोस्तों बनाती है, या किसी भी एनसीईआरटी किताब से नहीं, वो अपने क्योंकि वो बच्चे को ध्यान में रखे और बच्चे के आसपास के वातावरण को देखकर, बच्चे के मानसिक स्थिति को समझ के क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। तो कोई भी अगर यूट्यूब वाला बोलता है कि नहीं मैं इसको बता दूंगा हूबहू आएगा, तो कतई सही नहीं है, ये आपके एबिलिटी पे और आपके एप्टीट्यूड पे निर्भर करता है कि आप इस ऐसे प्रश्न को कैसे डील करते हो। हाँ, बता सकता है कि छोटे बच्चों में क्या है, कौन सा सही है, उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये सब बता सकता है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। बाकी जो 15 नंबर की जो AVS आती है वो तो एकदम एग्जैक्ट, कोई एनसीईआरटी आप तैयार कर लो, हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसमें थोड़ा सा जो आप पेडागोजी में पढ़ाता हूँ दोस्तों, उसको आप क्लियर कर लोगे तो इसको भी आराम से आप कर सकते हो। या निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? किस पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए पूछ रहा है, तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत आंकना। तो दोस्तों इसी से स्पष्ट होता, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, आप बच्चे के उत्तर को सही गलत मत आंकिए। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दिया कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक के पाठ के अंत में दिएगा आज हमने क्या सीखने की चर्चा। हाँ बिल्कुल, आकलन के संकेतों का उपयोग बिल्कुल सही है, बच्चों को सीखने गुणात्मक आकलन भी सही, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनकी चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक।
मतलब एक शिक्षिका है, वो अपने बच्चों से कहती है कि कुछ चीनी के दाने फर्श पे डाल दो और इंतजार करो चींटियाँ कैसे आती हैं, उसको अवलोकन करो। तो इसका मतलब क्या पूछा दोस्तों, तो मतलब क्यों कराना चाह रहे, देखिए क्या इसका मतलब है दिया है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चे को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप संबंधी प्रश्नों पर को घर करने के प्रेरित करते। पर ये तो गलत बात है दोस्तों। बच्चों को देखिए यहाँ पे सही है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, मतलब जो बच्चों ने देखा फिर अनुभव अपना साझा करेंगे, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ये बात आपका सही है। इस पर सारे ऑप्शन, तीनों चीज़ों इसमें समाहित है दोस्तों। ये जो सबसे सेटिस्फाई भी कर रहा है इस क्वेश्चन को, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। दोस्तों ये भी एनसीईआरटी के से ही एज इट इज उठा लिया है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। तो दोस्तों आपको पता है मछली पानी में रहती है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन कौवा क्या आता है, ये इससे जल से दूर दूर तक संबंध नहीं है और यही सबसे क्या है, अलग है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी दिया है दोस्तों कि हांगकांग में, इसको बहुत आसानी से आप मिला सकते थे। हांगकांग किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल तेल में समुद्र मछली, पकाया। तो आपको पता है दोस्तों हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। तो ये आपका ए का 5 हो जाएगा दोस्तों, ए का भी। उसके बाद से क्या है, यहाँ देखिए गोवा, गोवा में क्या बनता है दोस्तों, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, इससे मिला दीजिए। उसका केरल है दोस्तों, केरल में क्या है आपका, सरसों तेल बनी मछली, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। तो दोस्तों ए और डी इसमें देखिए क्या है, ए का भी और डी का 3। डी का 3 देखिए दोस्तों केवल एक ही में, आपका ऑप्शन आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से मिल जा रहा है। ए का 5वां और डी का 3rd। फिर भी देख लीजिए बी का पहला, किसी भी करी के साथ उबला टोपियोका, उसका से एक ही ऑप्शन बन जाता है दोस्तों क्या, सी का क्या बन जाता है आपका दूसरा, सरसों के तेल में बनी मछली। एक ऑप्शन फालतू दिया होता है दोस्तों। तो ये आपका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है, ये भी बताया था दोस्तों। अभी कुछ का चैप्टर बाकी है, मैं उसको करा दूंगा। बहुत ये सब एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे झटके से जो अपनी गर्दन, कौवा उल्लू भी आराम से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो पक्षियों की गर्दन आँखें जो होती हैं वो अपने आप क्या होती है, इधर उधर नहीं होती, उनकी जो कारनें होती है फिक्स होती है, इसलिए वो अपने आँखों के जो पुतलियाँ होती हैं उधर उधर नहीं कर सकती, इसलिए अपने पीछे मुड़ने के लिए अपनी गर्दन को या फिर पूरे शरीर को आगे पीछे करती हैं। तो दोस्तों सबसे झटके से करने वाली कौन है दोस्तों, मैना। इसको आप देखे भी होंगे, ये आपका ऑप्शन सही है। घरों के नीचे दिए गए विवरण कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों पर खंभों बनाया जाता है। लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिलों पर जरूरत का सामान रखा जाता है। तो दोस्तों सही है बिल्कुल। अब लेह में जाएंगे तो पत्थरों से ही, क्योंकि वहाँ पत्थर ही है, बहुत ज़्यादा सेंटीग्रेड माइनस में चला जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो 2 वे में बनाया जाता है। और नीचे वाले में अपने गाय जो भी भेड़ पालते हैं अपना रखते हैं, जरूरत का सामान रखते हैं। और ऊपर में वो रहते हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा धूप लेने के लिए अपना ऊपर बस सतह पर रहते हैं, नीचे रखते मतलब अपने जरूरत के सामानों को रखते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या आ गया कि ये आवास में एनसीईआरटी का ही चैप्टर है दोस्तों, हमारा आवास उसी का ये दिया हुआ है दोस्तों। तो सी का देखो, देखिए सी तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और बी। तो केवल क्या है, ए और देखिए केवल सी भी नहीं, ए और सी दोनों सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, रहते हैं। और मनाली में दोस्तों देखिए, तो राजस्थान में आपको पता है दोस्तों कि मिट्टी घर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से ये सही है। तो दोस्तों ए और सी हमारा क्या है, ऑप्शन सही है, 3rd ऑप्शन। और यहाँ पे दिया मनाली में हिमाचल प्रदेश घर के बांसों नहीं, घर बांसों खम्भों पर नहीं बनाए जाते दोस्तों, ये जंगलों में बनाए जाते हैं, इसलिए केवल ऑप्शन 3rd वाला सही है। अगला दिया है हाथियों, देखिए अभी हाथियों वाला भी एकदम एनसीईआरटी से ही मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। हर लिमिटेड चैप्टर है उसी से क्वेश्चन उठ के आते हैं सीटेट में, एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं आता। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, लेकिन एक दिन में केवल 2 घंटे 4 घंटे ही सोता है। दूसरा है एक बड़ा हाथी, ये तो बिल्कुल सही एकदम साफ, इसी एज इट इज़ लिखा हुआ है दोस्तों एनसीईआरटी के में, जो उसमें बताया वहाँ जानवर जो सब थी में उसी में ये चैप्टर है। ये बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg, दोस्तों 200 kg नहीं दिया है एनसीईआरटी में, दिया है 100 kg। तो 100 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये यही आपका ऑप्शन गलत था। बाकी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो बहुत, इन्हें गर्मी बहुत जल्दी लगती है दोस्तों, इसलिए अधिकतर ये पानी में ही रहना पसंद करते हैं। और किसी हाथी झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले, बिल्कुल हाथियों में होता है कि जो हथनी होती है वही पूरे झुंड का मालिक होती है, वही फैसला लेती है और उसी के पीछे पीछे सारे हाथियाँ चलती हैं। तो ये भी आपका सही है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए सी और डी हमारा ऑप्शन सही है। ए कहाँ गया, ए सी
ACD, CDA चाहे ACD, हमारा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये समाप्त हुआ EVS सेक्शन। इसके बाद हम इंग्लिश वाला करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप समझ जाइए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT अकॉर्डिंग टू द सीटेट। तो दोस्तों अगर सीटेट पास करना है तो NCERT फोकस कीजिए। बाकी सारे चैप्टर में डे बाय डे करा ही रहा हूँ। तब तक के लिए इसका PDF के लिए लिंक, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।